चलिए, तो हम बात कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यस, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों लाया गया था वो मैं आपको बता चुका हूँ, कल बता चुका हूँ भाई, क्यों लाया गया था। अरे बताइए, कौन बताएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाने के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया, क्योंकि माउंटबेटन साहब ने जो प्लान दिया था उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ या ना, उस प्लान को लागू करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाना जरूरी था। क्लियर हो पा रहा है। यस, अगर अगर ब्रिटिश सरकार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेकर नहीं आती, यस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेकर नहीं आती तो सिंपल सी बात है कि उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था, जो कि प्लान किसने दिया था, माउंटबेटन साहब ने दिया था। यह जून प्लान जो माउंटबेटन साहब ने दिया था, जिसके थ्रू भारत और पाकिस्तान, है ना, दो अलग अलग देश बने। अब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब लाया गया, क्या था, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ और उसको मैं अभी नोट करवा दूंगा। बट इससे चेंजेस क्या आई ये देखना है, हाँ या ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आने से, ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने फरवरी 1947 को ये कहा कि 30 जून 1948 तक हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। बट बिकॉज ऑफ एजिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग के विरोध के वजह से भारत में दंगे फैले और फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में माउंटबेटन साहब को भेजा गया और माउंटबेटन साहब ने भारत में दिया एक प्लान जिसको क्या कहा जाता है, जून प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान, हाँ या ना, या पार्टीशन प्लान, विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना या जून योजना। अब ये योजना माउंटबेटन साहब ने दे दी। अब इसे लागू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किया, जो लॉ पारित किया, उसे कहा जाता है क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47। यस, अब इससे क्या चेंजेस एक लेकर आई, ये क्या अपने साथ ये क्या चेंजेस लेकर आई ये देखना है। यस, तो सबसे पहला सुनिएगा, फिर मैं लिखवाऊंगा और यहां पे बताऊंगा कि सबसे पहला जो बदलाव आया। देखिए, अभी तक भारत के लिए लॉज कौन बना रही थी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट वो पावर किसको देकर जाएगी, हमें, क्योंकि अब वो अपनी शक्तियां छोड़ देगी, क्योंकि तो छोड़कर जा रहे हैं ना हमें। यस, कि सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट आता है जहां पर तुम्हारे साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, तुमको लगता है यार मेरे लिए वो करने वाला है, जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है, और जिस दिन खुद करने की बारी आएगी फिर पता चलता है। तो अब उस अगर सामने वाला कार्य आपको सौंप रहा है तो अब आपको करना पड़ेगा वो काम।
तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू सबसे पहला काम यह किया गया, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसे एक सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक संप्रभु संस्था बनाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब उसको वो शक्तियां दे दी गई कि वो चाहे तो किसी भी प्रकार के नए कानून का निर्माण कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं होगी। सॉवरेन का मतलब क्या हुआ? अपने आंतरिक और बाह्य मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना। यस, कि वो एक सॉवरेन बॉडी बना दी गई। अब वो किसी भी प्रकार के नए कानून का निर्माण कर सकती है या पुराने कानूनों में कोई भी क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। हाँ या ना? तो पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसे सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। संप्रभु संस्था बना दिया गया। यस, पहला पॉइंट। दूसरा, क्लियर हो पा रहा है? ये क्लियर है ना? दूसरा, अब जो हमारी संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा। अब वो दो कार्य करने वाली थी। एक, संविधान का निर्माण जो पहले से ही कर रही थी, जिसलिए उसको बनाया गया था। जितना मैंने अभी बताया उतना क्लियर है। पहला कि अब वो संविधान बनाएगी जो पहले से वो काम कर रही थी। पर क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाने के लिए अब नहीं बैठी है, देश डेफिनेटली संविधान से चलता है, पर देश के बेसिक चीजों को चलाने के लिए बेसिक लॉज की आवश्यकता होती है, सामान्य विधियों की, सामान्य कानूनों की आवश्यकता होती है। वो मैरिज लॉज हों, वो मोटर व्हीकल एक्ट्स हों, हाँ या ना? अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट है, हाँ या ना? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। बहुत सारे ऐसे कानून बने पड़े हैं जिन कानूनों के माध्यम से हम बेसिकली शासित हो रहे हैं, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और कानूनों का होना आवश्यक भी होता है। अगर वो कानून ना हो तो हम बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएंगे। यस, अब ऐसे सामान्य कानून जो होती है वो विधायिका बनाती है। कौन बनाती है? लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट या फिर असेंबलीज, ऐसे कानून विधायिका बनाती है। मतलब अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर तो काम करेगी ही करेगी, संविधान बनाएगी ही बनाएगी। अब एक बैठक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक क्लास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आज हमने बैठक किया संविधान बनाने के लिए और मैं इसका चेयरपर्सन था, मैं इसका प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तौर पर, और मैं संविधान निर्माण करने में मदद कर रहा हूं इस सभा की। फिर से कल ये सभा बैठी, हाँ या ना? ये सभा कल फिर से बैठी और कल मैं इसका अध्यक्ष नहीं बैठना, इसके अध्यक्ष ये बन गए। क्योंकि कल जब ये सभा बैठी तो संविधान बनाने के लिए नहीं, सामान्य विधियों के लिए बैठी, सामान्य विधि बनाने के लिए विधायिका के तौर पर। और उस समय उसके अध्यक्ष बन गए जी.वी. मावलंकर। आ रहा समझ में? यस या नो? तो दूसरा कि जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये दो तरह से कार्य करने लगी।
जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, संविधान के निर्माण पर कार्य करती थी, तो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो होते थे डॉक्टर आर प्रसाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि जब वो एक नॉर्मल लॉज का निर्माण कर रही होती थी, लेजिस्लेचर के तौर पर कार्य कर रही होती थी, विधायिका के तौर पर कार्य कर रही होती थी, तो इसके अध्यक्ष हो जाते थे जीवी मावलंकर साहब। जीवी मावलंकर। समय 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 बहुत कीमती है बाबू, ध्यान रखना जरूरी होगा। समय का ध्यान नहीं रखे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक समय आता है लाइफ में जहां पे ये लगता है आपको कि पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो लगता है कि है, अभी लगेगा भी, जब तक आएगा नहीं हाथ में। और जिस दिन पैसा कमाने लग जाओगे और उतना कमाने लग जाओगे जिससे हर चीज़ें प्रॉपर मैनर में चलेगी और जो चाहो वो कर सकोगे, है ना। अब मानी जैसी इच्छाएं रखोगे तो फिर पैसे तो कम पड़ने हैं। यस, इच्छाएं सीमित होनी चाहिए, जिस, है ना। अगर उतनी है तो ठीक है, बट उस समय ये फील आता है समय, काश और समय मिला हुआ होता तो हम और कुछ कर जाते। मुझे तो 24 घंटे, मुझे लगता है कभी कभी काश मेरे पास 24 घंटे के जगह पर 30 घंटे 45 घंटे हो जाते तो मैं और काम कर पाता। मतलब मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ, मतलब मेरी रूटीन इतनी बिजी है, काम इतना ज़्यादा रहता है कि पता ही नहीं चलता। बहुत रेयर होता है कि समय दे पाता हूँ। परिवार अलग नाराज रहते हैं। यस, अब कल सारे काम छोड़ छाड़ के मैं बोला चलो भाई घूमते। फिर आया तो रात को 1 बजे फिर फाइल्स देखना चालू किया तो फिर टेंशन हुआ। फिर बैठ के कम से कम 2 घंटे पढ़ा मैंने 3 बजे तक कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर एक रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई बनाया, उसको आज फाइल करवाना है। चलिए, क्लियर हो पा रहा है? ये 2 चीज़ें हो गई। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बन गई, और दूसरा इसके 2 कार्य हो गए, संविधान बनाना और विधायिका के तौर पर कार्य करना। जब विधायिका के तौर पर कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर साहब इसके अध्यक्ष होते थे। हाँ या ना? यस। अब तीसरा कि क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा तो उसकी सीटें भी बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट हैं, पर आज छत्तीसगढ़ को हम 2 भागों में बांट दें, 2 स्टेट बना दें, तो क्या यहाँ विधानसभा की सीटें बढ़ नहीं जाएंगी? बढ़ जाएंगी। बस वैसे ही पहले आंध्र प्रदेश था, उनकी केवल 1 विधानसभा थी, सारी सीटें वहीं थी। फिर तेलंगाना बन गया तो आंध्र प्रदेश की आधी सीटें किसके पास चली गई? तेलंगाना के पास चली गई। बस लाइक दैट। समझ रहे हैं? मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो तो देश बने। हाँ या ना? तो जब 2 देश अलग हुए, 2 डोमिनियंस अलग हुए, देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन की बात करता है।
हाँ या ना, क्योंकि जब भारत में पार्टीशन हुआ और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, हाँ या ना, कुछ भारत में जुड़ रहे थे, कुछ पाकिस्तान में जुड़ रहे थे, ये सारा कार्य चल रहा था, तो माउंटबेटन साहब भारत में ही बैठे थे, हाँ या ना। पर यस, अब ये हम जरूर कहेंगे कि अब 26 जनवरी 1950, जब तक भारत का खुद का अपना संविधान लागू नहीं हुआ, खुद का राष्ट्रपति नहीं बन गया, हाँ या ना, तब तक भारत डोमिनियन ही था। बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन बॉडी बना दिया, वो उसने डोमिनियन का दर्जा होते हुए भी डोमिनियन एक तरह से क्या कर दिया था, समाप्ति कर दिया था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? समझिए कॉन्सेप्ट को कि 47 के एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सॉवरेन बॉडी बनाया, एक संप्रभु संस्था बनाया, जिससे उसे हर प्रकार की शक्ति वहां प्राप्त हो गई। समझ रहे? मतलब हम डोमिनियन जरूर थे इस समय, परंतु हमारे पास शक्तियां सभी कुछ थी अब। यस, अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, और जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो बहुत सारे मुस्लिम लीग के सदस्य कहां चले गए? भाई पाकिस्तान की बात तो उन्हीं ने मांग की थी ना, पर कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भारत को छोड़े ही नहीं, उन्होंने भारत में रहना पसंद किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली। यस, और जो प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत पाकिस्तान की तरफ थे, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, और जो इंडिया की तरफ आना चाहते थे वो इंडिया की तरफ आ गए, हाँ या ना? तो कुछ धीरे धीरे अब प्रिंसली स्टेट्स भी भारत में जुड़ने लगे, और मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी कुछ जो इंडिया में थे वो इंडिया में रह गए, और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो ये जो 389 मेंबर्स थी, ये मेंबरशिप घटकर हो गई 299। टोटल मेंबरशिप कितनी थी भाई? 389, ये घटकर हो गई 299। जैसे पहले इस 389 में 93 मेंबर्स कहां से थे? अब प्रिंसली स्टेट्स के पास रह गई कितनी सीट? केवल 70 सीटें। कितनी सीटें? 70। और ब्रिटिश क्षेत्र के लिए कितनी सीटें थी? 296। कितनी सीट थी? 296 थी। ये घटकर कितनी हो गई? अरे 70 माइनस कर दो यार, 229। नहीं लिख के बताओ हैं? यहां पर अगर इसमें से 299 में से 70 प्रिंसली स्टेट्स के पास हैं, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास कितनी सीट बचेंगी? 229 ही तो बचेंगी ना। आ रहा है समझ में? फिर से चालू करके बंद करना पड़ेगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं? चलिए पहले इंग्लिश में लिखिए कुछ। हाँ, हाँ देखिए, प्रिंसली स्टेट्स को हमने दो चीज़ें देकर भारत में जोड़ा है ना। एक मिठाई का डब्बा, बोलते हैं सरदार पटेल साहब जब वीपी मेमन साहब के साथ भारत में प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के लिए इंडिया घूमना, भ्रमण चालू किया उन्होंने, तो वो एक हाथ में मिठाई लेकर चलते थे और एक हाथ में छड़ी, हाँ या ना। जो प्यार से जुड़ता था और
अपने फायदे को देखकर जुड़ता था, उनको मिठाई खिलाते थे, हाँ या ना, लालच देकर एक तरह से मान के चलिए। और दूसरा वो जो प्यार से नहीं जुड़ना चाहता था, लालच लेकर भी नहीं जुड़ना चाहता था, उनके लिए छड़ी थी, लाइक हैदराबाद जैसे स्टेट्स, हाँ या ना। तो ऐसे बहुत सारे एरिया भारत में रहे जिनको भारत में जुड़ने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सोचो गोवा कैसे घूम के आते तुम, पोर्तुगीज थे वहां, यस, पोर्तुगीज छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। हमने जानबूझकर वहां इश्यूज क्रिएट की ताकि पोर्तुगीज पर्टिकुलर वहां की जनता के खिलाफ अगेंस्ट कुछ काम करें और फिर हम वहां पर एक्शन ले पाए। पोर्तुगीज वहां तक भी नहीं रुकी, पुर्तगाली सरकार ने अपनी सेना अपने देश से भारत भेज दी, गोवा, कि जाओ हमारा क्षेत्र खतरे में है। पर क्योंकि इंडिया के बाउंड्री में घुसने से पहले आपको इंडिया के समुद्री क्षेत्र में घुसना पड़ता है, और उसे हमने वहीं रोक दिया, यस, नहीं तो गोवा आज नहीं होता हमारे हाथ में। ऑपरेशन विजय वो भी है 1961। पुडुचेरी ठीक था, नॉर्मल तरीके से हमारे पुडुचेरी नॉर्मल तरीके से हमारे हाथ में आई। फ्रांसीसीज, यस, आज अब कभी पुडुचेरी जाइए, मैं तो वहां से पढ़ा हूं तो लंबा समय रहा हूं वहां। पुडुचेरी कभी जाइए तो आपको कई फ्रांसीसीज दिखाई देंगे जो हिंदी भी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। यस, सारे लैंग्वेज आ रहा हूं वहां। बट वहां की सरकारों ने कुछ उनके लिए बेहतर कार्य किए हैं, जैसे लाइक बीच वगैरह जो है, कुछ बीचेस ऐसे हैं जहां पर इंडियंस अलाउड नहीं है बेसिकली, है ना, क्योंकि उनका रहन सहन और हमारे रहन सहन में फर्क है। वो डेफिनेटली इंडिया में रह रहे हैं बट वो आज भी उस तरीके से एंजॉय करते हैं जैसा उनका माइंडसेट है। हमारे लिए थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे ही कोई अंग्रेज देखते हैं, सेल्फी ले लूं क्या, यस, पता नहीं क्या मिल रहा है, बट हाँ खिंचवाए पड़े हैं। इंडिया गेट वगैरह चले जाओ इधर उधर तो वहां पे देखोगे तो लोग जितना इंडिया गेट के साथ फोटो नहीं खिंचा रहे उतना तो विदेशी के साथ खिंचा रहे हैं। वो फॉरेन सोच रहा है यार मैं सेलिब्रिटी हूं क्या, ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं इंडिया वाले मुझे। फिर बाद में उसे समझ में आता है अच्छा मैं गोरा हूं और विदेशी हूं। है ना। तो जो अंग्रेजों ने दिमाग में डालना उनका मन था, व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, आया ना, वो चीज़ डालने में वो सफल रहे। समझ गए ना। आज़ादी के बाद भी वो आज भी है हमारे अंदर, या आज भी हम किसी को देख लेते हैं ऐसा तो फिर बढ़िया वो फील करना चालू कर देते हैं। चलिए लिखिएगा पहले इंग्लिश में। ऑन February 20, 1947 the British Prime Minister Clement Attlee, सीमेंट नहीं ना, Clement Attlee declared that the British rule in India would end by 30th June 1948, and by 30th June 1948, after which power would be transferred to responsible Indian hands. पैराग्राफ चेंज करके पहले इंग्लिश में करवा रहा हूं फिर हिंदी में लिखवाऊंगा, ठीक है। दिस अनाउंसमेंट was followed by जब हम शुरुआत में पढ़ाना चालू किए थे तो उस दौरान बहुत पढ़ के आता था। जितना आप लोगों को पढ़ाना है उससे 10 गुना ज़्यादा जब शुरुआत में पढ़ाते थे हम, जब मैं शुरुआत किया था पढ़ाना
कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, कोई चीज़ दिमाग में आए या कहीं वो चीज़ रह ना जाए जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट करता था, है ना। आज इस पॉइंट पर हैं कि पता नहीं क्या पढ़ाऊंगा पर आ जाता हूं, बट यहां खड़ा जैसे ही होऊंगा ये पूरा विश्वास होता है कि कुछ नहीं भूलूंगा। अब इस पॉइंट पर आ चुका हूं कि अब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, अब वो चीजें नहीं भूलता। बट हाँ, समय मिलता है तो आज भी कुछ नई बुक्स पढ़ लेता हूं, तो उससे फिर से वो मेरा रिवीजन एक तरह से हो ही जाता है ना, और रिवीजन हो जाता है तो फिर चीज़ें बेटर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और फीचर के अंदर जब मैं आपको फीचर के अंदर से ही एक नया टॉपिक निकालेंगे, वही जो मैंने आपको बताया था फेडरल यूनिटरी वाला, है ना, संघात्मक एकात्मक वाला, उसको पढ़ाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा तुमको। तुम वहां पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डीपली समझ पाओगे, है ना, कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है और हमारे में ऐसा क्या है। यस, बहुत डिफरेंस समझ पाओगे थोड़ी चीज़ों को, कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने अपने देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अप्लाई किया, यूएस ने क्यों किया, कनाडा ने क्यों किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अप्लाई किया। ये सारे बेसिक डिफरेंसेस को भी अच्छे से समझ पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वो यूपीएससी का मेंस ले लो, यूपीएससी का प्रीलिम्स ले लो, या सीजीपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस ले लो, हर बार क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, हर बार। और सामान्य तौर पर बहुत कम टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि उसके पीछे की पढ़ाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट चाहिए, जो है नहीं, है ना। कई शिक्षकों को मैं कहता हूं कि आप बच्चों को जरूर पढ़ा रहे हैं, मैं उनको गाइड करता हूं, तो कभी भी पहली बात है यह है कि आप खुद लोकल बुक से पढ़कर मत जाएं, और बच्चों को भी लोकल बुक पढ़ने की कभी भी सलाह ना दें। बुक हमेशा एक स्टैंडर्ड लेवल की होनी चाहिए। डेफिनेटली तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर जब आ जाएगा, एक दिन दो दिन, जब आप पढ़ाइए ना उनको उस लेवल पर, ताकि वो बुक उनको आसान लगने लगे। यस, एक समय आएगा कि मैं बोल रहा हूं ना कि लक्ष्मीकांत तुमको आसान लगने लगेगी, बोलोगे यार ये क्या पढ़ लूं मैं, इसे क्या पढ़ूं, क्योंकि तुमको तुम्हारा नोट ज्यादा बेटर लगेगा। यस, तो मैं हमेशा कहता हूं, बच्चों को भी कहता हूं कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और टीचर्स को भी हमेशा ही कहता हूं, कोई भी टीचर क्यों ना हो, वो फ्रेंड्स की तरह हो या फिर जूनियर टीचर्स हो जो भी पढ़ा रहे हो, उनको मैं हमेशा ही कहता हूं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़िए तो ज़्यादा फायदा होगा, हाँ या ना। चलिए लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाई द एजिटेशन by the Muslim League demanding partition of the country. फिर से पैराग्राफ चेंज कर लो। ऑन जून 1947, 3rd of June 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. क्लियर हो पा रहा है? फिर से पैराग्राफ चेंज करो।
ऑन सेम डे द वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ये लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, आया ना पहले, मैं भी सोच रहा हूं अपने नाम क्या क्या लगवा लूं, पर आर्टिकल 18 मुझे ये अधिकार नहीं देता, आया ना। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान, आया ना। आधिकारिक तौर पर आप किसी टाइटल का उपयोग नहीं करते। न्यायपालिका में कई बार हम लॉर्डशिप का शब्द का उपयोग करते हैं, है ना, या मिलॉर्ड का शब्द का उपयोग करते हैं, बट वहां पर वो शब्द बेसिकली वो जज के लिए नहीं होता। इस चीज को कई बार लोगों को भ्रांति होती है कि हम आज भी जज को लॉर्ड बोल रहे हैं, वो उस कुर्सी के लिए है, आया ना, चेयर के लिए। हम उस चेयर को रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी उस चेयर में बैठेगा वो रिस्पेक्टफुली अपने आप हो जाता है, आया ना। कि कोर्ट में जज साहब हो भी ना तो भी हम जब इंटर करते हैं तो उस चेयर को भी ग्रीट करते हैं, यस। तो वो चेयर इंपॉर्टेंट होती है, और उस चेयर में जो भी बैठेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा। ऑन सेम डे द वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान known as Mountbatten Plan, पार्टीशन प्लान या जून प्लान, जून प्लान। फिर से पैरा चेंज करना। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग and immediate effect was given to the plan by enacting Indian Independence Act 1947. Effect the फिर से बोलना, pass the Act of Indian Independence Act 1947 या enact the Act of Indian Independence Act 1947, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखिएगा। 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाएगी। इस घोषणा से व्यथित होकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया एवं भारत के विभाजन की मांग
करने लगे। पैराग्राफ चेंज करके 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमारे देश के साथ जुड़े होते ये तो कितनी अच्छी चीजें इनको मिलती, एजुकेशन था, सब कुछ। जैसे हमारा एनसीईआरटी है या फिर एजुकेशन सिस्टम, हमारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। उनकी बुक्स पढ़कर देखो, कभी दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। और ये जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई है और ये पार्टीशन है, इन सारी चीज़ों पर पूरा सारी हम पर थोप दी जाती है उनके बुक में। जब कोविड था उस समय मैंने पाकिस्तान की बुक पढ़ी थी, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं वहीं पढ़ रहा था बैठकर, इंटरनेट से डाउनलोड करके कि पढ़ कर देखते हैं। तो उन्होंने, और वो धर्म पर आधारित चीज़ें पर बात बहुत करते हैं अपनी बुकों पर। हाँ, पर उन्होंने कई मामलों पर गांधी जी की बड़ाई की है अपने बुक में। गांधी साहब की बड़ाई पर विश्व करता है। देखिए, गांधी जी के पीछे की वजह ये, गांधी जी विश्व में प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि उनकी नीतियां ऐसी थी। बेचारे वो भी वकालत करके आए थे, वकालत शुरू किया इंडिया में, तो वकालत ऑलमोस्ट फेल ही हो गई उनकी। जो भी केस लेते थे हार जाते थे, तो अपनी पहचान के लोग उनको केस देना बंद कर दिए थे। तो फिर अफ्रीका गए कि चलो यहाँ कुछ बन जाएगा। वहाँ पर उनके लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो मैदान वहाँ था, सीखा वहाँ, और ओलंपिक इंडिया में आके खेला उन्होंने। यस। और जब इंडिया में वो आए और अपनी पॉलिसीज को यहाँ पर अप्लाई किया, तो सबसे अच्छी उनकी पॉलिसी थी संघर्ष विराम संघर्ष की। यस। पति पत्नी रोज लड़ेंगे तो उनके अलग होने तय है। बिल्कुल शांत रहेंगे तो फिर संबंध अच्छे नहीं होंगे। लड़ना भी जरूरी है। और लड़ाई हुआ, फिर प्यार हो गया, फिर लड़ाई हुआ, फिर प्यार हो गया। तो ये संबंध बहुत लंबे चलते हैं। ये तुम्हारे मम्मी पापा के संबंध भी ऐसे ही हैं जो आज तक चल रहे हैं। उसके पीछे की वजह ही यही है कि जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे की कमी दिखती है, और जब फिर से प्यार होता है तो अच्छाई, और यही चीज दोनों को साथ लंबे समय तक लेकर चलती है। यस। दिखावटी नहीं दिखती चीजें। तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई। किसी भी आंदोलन को चालू करते थे तो ऐसा नहीं कि जब तक ब्रिटिशर्स को भगा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलाएंगे, वो रोक देते थे। वो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों ना हो, यस, चौरी चौरा के बाद उन्होंने उसे रोक दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत सारे नेताओं ने उनका विरोध किया। यस। वो 1930 का सिविल मूवमेंट क्यों ना हो, 1931 में एरविन समझौता के द्वारा उसको रोक दिया गया। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो उन्होंने रोक दिया, देखिए किसी भी आंदोलन को अगर आप लंबा खींचेंगे तो आंदोलन कमजोर होती है, लोग उससे कटते जाते हैं। समझ रहे हैं?
क्योंकि अगर मैं ही बोलूं कि चलो इसका विरोध करते हैं तो एक दिन दो दिन तुम लोग मन लगा के विरोध करोगे, फिर तीसरे दिन बोलोगे इसको खुद कोई काम है नहीं, हमको भी बैठा के रखा है, और फिर अपने अपने काम में लग जाओगे। समझ रहे हो? और वही मैं क्या करूं कि आज 2 दिन करें, फिर 10 दिन तुम अपना काम करो, फिर 2 दिन के लिए मैं बुला लूं तुमको, तो फिर मन लगा के तुम आंदोलन करोगे। ये कॉन्सेप्ट बनाते थे वो आंदोलन के लिए। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अगर अपना आंदोलन बीच पे रोक दिया तो फिर घर चले गए बढ़िया बैठकर एप्पल खा रहे हैं, ऐसा नहीं था। जब वो आंदोलन को रोकते थे तब वहां से कॉन्सेप्ट चालू होता था दी पंचायती राज का। यस, कि जब वो अपने आंदोलन को रोक देते थे तब वो कांग्रेस के लोगों से और खुद भी कहते थे कि गांव गांव जाओ, लोगों के साथ पंचायत बैठाओ, लोगों को समझाओ कि अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, सफाई की चीजों को सिखाओ ताकि बीमारियां ना हो। ये किस लिए? 2 वजह। पहला, ब्रिटिशर पर निर्भरता कम, और दूसरा, आपस में एकता का बनना। आ रहा समझ में? इसलिए लोग उनसे जुड़ते चले गए। यही। पर अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो कुछ भी बात हो सकती है ना। यस, कि हम किसी का भी विरोध कर सकते हैं, पर कभी भी किसी का भी विरोध मुझे लगता है कि बिना उसे पढ़े नहीं करना चाहिए। अब अंबेडकर साहब की बात अगर हम करते हैं तो अंबेडकर साहब को जो लोग पढ़े नहीं हैं वो लोग उनकी बात करके माहौल बना रहे हैं मार्केट में। पहले पढ़ तो लो उनको। यस, उन्होंने किस चीज का विरोध किया और किस चीज का नहीं किया। अब जैसे एक बार कुछ एक स्टूडेंट थी, उसने कुछ स्टेटस डाला अपने मोबाइल में अंबेडकर साहब को लेकर कि अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा था। बोला कब? मैंने उस पर कमेंट किया। मैं वैसे देखता नहीं हूँ जल्दी स्टेटस, पर मैंने उस पर कमेंट किया कि कब। मेरी नजर पड़ गई उस पर। बोला कब, कहाँ कहा, मुझे भी बता दो। मैं पूरी बुक पढ़ के रखा हूं उनकी, कहां कहां कब बोला वो। मतलब अपनी बातों को रखने के लिए किसी और का सहारा ले लेना, यह बहुत गलत बात होती है। यस, तो हम कभी भी किसी का अगर विरोध करें या किसी के साथ ही क्यों ना खड़े हों, बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने, आया ना, कभी भी हमें कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का अपना अपना रोल है। अपने लोग अपनी चीजों को अपना रहे हैं, किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। पर अगर हम एक मुद्दा उठा देते कि नहीं ये रहेगा वो रहेगा, पर कुछ भी चीजों को करो पर उससे पहले उस चीजों को पढ़ लो। हाँ या ना, कि कई बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं जो खड़े होकर ये कह रहे कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो ना, उनको अभी खड़ा करके पूछ लो कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर क्या चीजें हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। पर पब्लिक के सामने दिखाना है। हाँ या ना। यस, जैसे एक बार कुछ हुआ ऐसा ही पार्लियामेंट में, एक व्यक्ति ने सरकार के एक व्यक्ति ने विपक्ष के एक व्यक्ति से पूछ लिया, हाउ मेनी आर्टिकल्स, ये जो आप बुक पकड़ कर रखे हो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए बस। वो नहीं बता पाए। हाँ या ना, बुक रखने से नहीं, बुक को पढ़ने से ज्ञान होता है। यस, और किसी भी चीज का देखिए, जब आप बिना पढ़े खड़े रहेंगे तो आप विरोध करेंगे। जब पढ़ेंगे तो आप किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी समझ विकसित हो जाती है कि किसी चीज ने क्या किया। अब जैसे आज कई बार एक पर्टिकुलर कुछ लोग खड़े हुए हैं, जैसे अंबेडकर साहब के नाम पर, और वो लोग
मुस्लिम समाज का भी सपोर्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, ये अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। पर अम्बेडकर साहब की बुक पढ़ के देखिए, उन्होंने अपने बायोग्राफी में कहा है भाई कि समय के साथ जो हिंदू विमेंस हैं इनमें डेवलपमेंट दिखाई देगा, क्योंकि ये अपने आप को बदलना चाह रहा है समाज एजुकेशन के साथ। पर मुस्लिम विमेंस को जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पाएंगे समय के साथ, क्योंकि वो समाज अपने आप को नहीं बदल पा रहा। और देखिए आज उनको अधिकार देने के लिए किसको खड़ा होना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। वो ट्रिपल तलाक क्यों ना हो, वो पर्टिकुलर वो हलाला प्रथा क्यों ना हो, ऐसे सारे अधिकारों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वो अधिकार डायरेक्ट तौर पर नहीं प्राप्त हो पा रहे थे। यस, अगर सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेंस देने की बात कर रहा है मुस्लिम वुमेन्स को भी, तो वो उनको अधिकार ही तो दे रहा है ना। मेंटेनेंस क्या है? एक अधिकार है महिला का। यस, पुरुष अपना घर छोड़कर महिला के घर नहीं जाता भाई, एक लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के घर आती है, सब कुछ। हाँ या ना? तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पति से उस चीज की मांग कर सके। अगर तुम भी रह रहे हो तो तुम भी कर सकते हो ऐसा, तुम भी जा रहे हो अगर उसके घर रह रहे हो तो। यस, बट मेनली अभी हमें अधिकार तो मिले नहीं है, बट हो सके आगे मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। हाँ, आगे लिखिएगा हिंदी में, कहां पहुंचे थे? लास्ट लाइन बताना। हाँ, नहीं सुन पा रहा हूं। हाँ, लागू नहीं होगी, जो इस क्षेत्र में लागू नहीं होगी, जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करिए। इसी दिन अर्थात 3 जून ऐसे लिखिए 3 जून 1947, ऐसे लिखिए, सॉरी हाँ, उसी दिन माउंटबेटन साहब ने, वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन प्लान, विभाजन प्लान या जून प्लान कहा जाता है। माउंटबेटन योजना, जून योजना या विभाजन योजना कहा जाता है। इसे मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने ही स्वीकार कर लिया और इसे लागू करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया गया। क्लियर है? हाँ या ना? समाज का दबाव इतना ज्यादा है इस देश में कि 2 लोग साथ में अच्छे से रह नहीं सकते। अब कल ही मैं एक व्यक्ति को बाहर निकाला हूं, बेचारा 1.5-2 साल से जेल में था। अब एक लड़का लड़की साथ में काम कर रहे थे एक जगह पर, हाँ या ना? और दोनों को आपस में प्यार हुआ और दोनों ने आपस में विवाह भी कर लिया। वो पुणे चले गए, पुणे में कुछ दिन रहे, फिर वापस आए छत्तीसगढ़,
फिर छत्तीसगढ़ में रहे, परंतु लड़की जिस समाज से आती थी उस समाज के लोगों ने उसके पिता पर दबाव बनाना चालू किया कि हम आपको समाज से बाहर निकाल देंगे इतना, और या फिर अगर बचना है उससे तो फिर उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करवाओ। यस, और अगर नहीं करोगे तो उस लड़के को बोलो कि वो हमारे समाज से जुड़े अपना छोड़ के, और साथ ही साथ लड़की को पिता को बोला गया कि इतना 1000 रुपए आप समाज में डालिए और इतने 1000 लोगों का भोजन करवाइए, तब जाकर आपको समाज में फिर से हम शामिल करने का विचार करेंगे। तो इस दबाव में लड़की के पिता और लड़की ने उस लड़के पर FIR करवाया और वो लड़का बहुत लंबे समय तक जेल में रहा। यस, पर अंततः लड़की का खून खौला कि नहीं यार मुझे तो इसी के साथ रहना है, और फिर उसने अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए, बदले कुछ थोड़े बहुत, उसका बेनिफिट हमें मिला और फिर वो बेचारा बाहर आ पाया। आया ना, ये चीजें हैं। तो समाज का दबाव इतना ज्यादा है, सोचिए कि इतने ऐसे फेक केसेस भी क्रिएट होते हैं। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी भी उत्तर प्रदेश के DGP को आदेश दिया, आया ना, कि अगर जांच के दौरान ही, देखिए कोर्ट में जब जाएगा तो जाएगा, जांच के दौरान ही अगर पुलिस ये पाती है कि सामने वाले ने जो FIR कराया है वो फेक है या झूठा है, तो FIR करवाने वाले के अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। यस, अभी जो नया BNS आया उसमें ये क्लॉज भी है और ये होना भी चाहिए, ऐसे मामले रुकेंगे ना। यस, एक ऐसे ही केस और था जिसमें ऐसे ही एक लड़का लड़की ने विवाह कर लिया था, तो उसके परिवार को 15 साल हो गए सोशल बॉयकॉट से जूझते हुए। वो अपने गांव में उनको राशन तक नहीं मिलता था, वो दूसरे गांव से खरीद कर लाते थे, समझ रहे हैं। उनको अधिकार अभी लास्ट महीने दिलवाया हूं, अब जांच चालू हुई है अच्छी खासी उसकी, अब जितने दोषी हैं सबको सजा मिलेगी। वो व्यक्ति थक गया बेचारा, यहां जाकर वहां जाकर लेटर दे देकर, और किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। जब कोर्ट ने आदेश दिया तो हम लोग कर रहे थे, बोलने वाले चालू करते हैं फिर अधिकारी। यस, ये तो देखिए बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर इस देश में। चलिए नेक्स्ट स्टडी में रहिए, मेजर कमिटीज, प्रमुख समितियां। अब देखिए संविधान सभा बन गया, संविधान सभा जब संविधान बनाना चालू ही की थी, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, है ना, और भारत और इंडिया का पार्टीशन हुआ। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही, अब ये केवल इंडिया के लिए है। अभी जो संविधान बनाएगी वो केवल इंडिया के भाग के लिए बनाएगी, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गया, हाँ या ना। पर जब भी हम सदन में कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य करने से पहले कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आज भी संसद में अनेक प्रकार की समितियां हैं, डिफेंस को लेकर अलग समितियां हैं, फाइनेंस को लेकर अलग समितियां हैं। यस, मतलब अलग अलग कमेटीज, समितियां बनी हुई हैं आज भी पार्लियामेंट में, जो काम को बांटती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि हमें एक पार्टी करनी है, ठीक है, और मैं बोलूं कि वो सारी पार्टी को हम सभी मिलकर करेंगे, और यहां पर बैठकर बोलेंगे नहीं नहीं चलो पार्टी करते हैं, आपने पैसा दिया पार्टी हो जाएगी, या फिर बोलने से हो जाएगी। नहीं, काम बांटना पड़ेगा। कि मैंने कुछ ग्रुप को दे दिया, इस ग्रुप को दे दिया कि भैया तुम खाने पीने की व्यवस्थाएं देख लो, पीछे के ग्रुप को देख लिया कि तुम सजावट की व्यवस्थाओं को देख लो,
इधर के सामने वाले को देख लिया कि तुम पीने की व्यवस्था पर देख लो, मतलब पानी की व्यवस्थाओं को देख लो, हाँ या ना। इस तरीके से अगर मैंने व्यवस्थाओं को बांट दिया, कमेटीज बना दी, तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत सारी समितियां बनाई गई, कमिटीज बनाई गई, ताकि काम को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि ये काम वो कर ले। जैसे एग्जांपल के लिए मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, फंडामेंटल राइट्स। अब इसका काम क्या था कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कहां तक होना चाहिए, माइनॉरिटीज कमिटीज, अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या क्या नहीं मिलने चाहिए, ये सब संविधान सभा को सलाह कौन देगा? वो कमेटी। वो कमेटी क्या करेगी? वो कमेटी बहुत सारे जानकार लोगों को अपने अंदर रखेगी और उस पर कार्य करेगी और अंततः एक रिपोर्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष या किसी भी सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी, हाँ या ना। और फिर वो जो रिपोर्ट बनकर आएगी, उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और फाइनली वो चीज हमारे संविधान सभा की पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर चर्चा होगी। क्लियर हो पा रहा है? इसलिए हमारे संविधान सभा में समितियां भी बनाई गई थी। तो उसमें कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे सबसे पहले यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? नेहरू साहब, हाँ या ना। अब भारतीय जो यूनियन है, देखिए भारत दो भाग में बटा है, यूनियन एंड स्टेट, हाँ है ना। जैसे आर्टिकल 1 पढ़ेंगे भारत को, तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम अपनी मन लगा के खुशी से बोल लेते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता। इस देश में यूनियन गवर्नमेंट होता है, हाँ या ना। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगी और कॉन्स्टिट्यूशन से उनको कौन से अधिकार मिलेंगे इस देश को चलाने के लिए, ये सारी चीजें तय करने का काम किसको मिला? यूनियन पावर्स कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रांतों पर इस देश में जो देसी रियासत थे उन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा था? सरदार पटेल, हाँ या ना। क्योंकि अगर अब प्रांतीय क्षेत्र सरदार पटेल साहब को दिया गया, हाँ या ना, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष भी किसे बनाया दिया गया? सरदार पटेल साहब को ही बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति, हाँ या ना। क्लियर हो पा रहा है? अब हमारे संविधान की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी में से एक थी, देखिए मैं अगर आपसे ये कहूं, क्या कई बार हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, अब खुशी है करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हमारे संविधान को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, इस चीज को तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। हमारे संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने। यस, रोल अलग अलग हो सकते हैं, कि अगर मैं इंटरव्यू में तुम आए हो और इंटरव्यू में मैं कहूं कि क्या ये लाइन सही है कि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे या वो इनके निर्माता थे, और तुम हाँ कह दिए, तो फिर तो हो गया खत्म। मिल जाएंगे, इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने मार्क्स मिलेंगे, गिन नहीं पाओगे, क्योंकि अपनी इच्छाएं, अपनी सोच एक तरफ होती हैं और सच्चाई एक तरफ होती है। कि सच्चाई तो यह है कि संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, संविधान सभा ने, और संविधान सभा के 299 मेंबर्स ने मिलकर बनाया और मिलकर उस पर चर्चा की, एंड फाइनली जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको संविधान सभा ने अपनाया, उस ड्राफ्ट को बनाने का काम किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। एक बहुत बड़ा रोल रहा उनका, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बेहतर काम करने वाले व्यक्ति में, सबसे शिक्षित व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही थे।
हाँ या ना, और इसीलिए उनको श्रेय भी दिया जाता है, और श्रेय देना कोई बुरी बात नहीं है। यस, क्योंकि इस देश में समझिए आप, इस देश का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि काम, अब इस देश में कार्य जब कर रहा होगा कोई, तो बहुत सारे अधिकारी फिर मंत्री मिलकर काम करेंगे, और फिर वो एट लास्ट अप्लाई होगा, और नाम किसका आएगा? प्रधानमंत्री, जो हेड होगा वो। पर इतना बड़ा संविधान का निर्माण करना अकेले का काम नहीं हो सकता, उसके लिए इसलिए ही तो संविधान सभा बनाया गया ना भाई, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ है ना। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ेंगे अगर आप, एजुकेशन बहुत अच्छा रहा इनका, हाँ है ना। कई मायनों में धार्मिक चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि धार्मिक चीज़ें कुरीतियाँ लाती थी लोगों को, हाँ या ना। कई बार कई कमियां दिखाई देती थी, उनका इन्होंने विरोध किया। कई बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं मुझे, जैसे पंचायती राज का इन्होंने उस समय विरोध किया, जो सही था, हाँ या उस समय के लिए ठीक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसके भी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार पटेल। बहुत अनिवार्य था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से अधिकार लोगों को मिले, और माइनॉरिटीज, क्योंकि कुछ जो मुस्लिम भारत को छोड़कर नहीं गए, उनको डर ये था कि हम भारत में रहेंगे तो हमारे अधिकार तो नहीं छीन लिए जाएंगे। अरे भाई रहेगा ना, क्योंकि उनकी संख्या उस समय क्या थी? कम थी। तो वे चाहते थे कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। अब अल्पसंख्यक ये चाहते थे कि हम अगर भारत में रह रहे हैं तो हमें अलग से अधिकार कुछ प्राप्त हों, हाँ या ना। और इसीलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 30 जब आप पढ़ते हैं तो वो माइनॉरिटीज को राइट देता है, अधिकार देता है, इसको? अल्पसंख्यकों को। अब मौलिक अधिकार में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी चीजें अधिकार, देखिए हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो हमें अधिकार के तौर पर सब कुछ देना चाहती थी, जैसे हमारे माता पिता देना चाहते हैं, हमको सब कुछ देना चाहते हैं, पर पर्से खाली है तो कहीं से दे देंगे? अधिकारों को देने के लिए भी जेब में फंड्स होने जरूरी हैं, जो हमारे देश में नहीं रह गए थे। अंग्रेज यहां आए थे करने को व्यापार, किंतु वो शासक बन बैठे, मच गया हाहाकार, है ना। लूटपाट करने लगे, गाना है ना, तो वो लूटपाट करने आए थे, लेके चले गए, कुछ बचा ही कहां। भारत को ठंडी ज्यादा लग रही है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस लेवल पर उन्होंने लूट लिया, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हाँ या ना। तो अब मौलिक अधिकारों को लेकर जब बात भारत छिड़ी कि हमें क्या अधिकार दिए जाने चाहिए और क्या नहीं, तो भारतीय संविधान सभा ये चाहती थी कि भारतीयों को सभी प्रकार के अधिकार मिल जाएं, हर प्रकार के, हाँ या ना। परंतु हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमारा जेब खाली था, तो फिर हमने उसे दो भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट वन, द फंडामेंटल राइट्स, द मौलिक अधिकार जो अति आवश्यक हैं, जिनको आपसे छीना नहीं जा सकता, कुछ मामलों को छोड़कर। अब आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी हटाया नहीं जा सकता, राइट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यस। जबकि कुछ ऐसे मामले जो कि तुरंत अधिकार के तौर पर देने की हमारी क्षमता नहीं थी उस दौरान, तो हमने उसे डीपीएसपी में डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पढ़ेंगे आगे, हाँ या ना। मौलिक अधिकार हमें मिले हैं सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, राज्य हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तो राज्य को मिला हुआ है, सरकार को मिला हुआ है, ताकि वो हमारे लिए कार्य कर सके, हाँ है ना। अब जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन,
हाँ या ना। और उसमें कहा गया है इतना वेतन कम से कम दिया जाना चाहिए ताकि तुम्हारी लाइवलीहुड ठीक से चल पाए। तो ये सारी चीजें उस समय अप्लाई करना बहुत मुश्किल थी। आज अप्लाई कर रहे हैं हम, मनरेगा है, ऐसी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं। वो जी राम जी हो गया आजकल कुछ, है ना, अभी उसका विरोध भी चल रहा है कुछ, है ना। ठीक है भाई, अब ये तो राजनीति है, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, है ना। ये पॉलिटिक्स की चीज़ों पर कमेंट करना सही नहीं होता। बट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि नाम चेंज करने से काम नहीं बदलता, है ना। काम बदलने की आवश्यकता होती है, नाम नहीं। मैं अपना नाम अगर आज बदल लूँ तो भी मैं शुभम तिवारी ही तो रहूँगा, वही काम तो मेरा वही रहेगा। मेरे नाम बदलने से क्या हो जाएगा, हाँ या ना। तो नाम सामान्यतः जो बदलने का ट्रेंड चला जा रहा है, मुझे लगता है कि उतना कुछ खास है नहीं, बल्कि काम पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हाँ या ना, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यस। और सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि मुझे लगता है कि इस देश की जनता को भी एक चीज़ सीखना चाहिए, वो है पेशेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? धैर्य। धैर्य तो खत्म हो गया हमारे पास। रोड में निकले तो कोई ऐसे गाड़ी चला के जा रहा है, कोई ऐसे चला के जा रहा है, आपस में गाली गलौज करके जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब आज बिलासपुर में यहां से वहां तक निकलो तो बीच में का लड़ाई जरूर दिख जाती है। क्यों? क्योंकि खुद पर नियंत्रण ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है लोगों को कि कुछ चीज़ों को सुनकर छोड़ दें, या किसी के पास इतना धैर्य नहीं कि नहीं बोल के रहूंगा मैं, तो कैसे कर दिया वो। और यही चीज़ें बड़ी खतरनाक हो जाती है समय के साथ। फिर इसके लिए दो उप समितियां भी बनाई गई, सब कमेटी बनाई गई, क्योंकि एक बड़ी कमेटी थी, बहुत बड़ा काम कर रही थी, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज को लेकर काम कर रही थी। तो दो सब कमेटी बनाई गई, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी एंड माइनॉरिटी सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और HC मुखर्जी साहब थे। क्लियर हो पा रहा है? फिर स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, इसके अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया गया। और दूसरा स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, जिसको हिंदी में संचालन समिति कहते हैं। संविधान सभा का संचालन कौन कर रहा था? मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है ना, तो उसकी स्टीयरिंग कमेटी, मतलब उसकी स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? प्रसाद साहब के, इसलिए स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रसाद साहब। रटो मत, समझो, भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति, नियम को आगे कर लेना, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, मतलब संविधान सभा के लिए संविधान सभा कैसे कार्य करेगी उसको लेकर नियम एंड रूल्स कौन फॉलो बनाता था? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। इसलिए उस कमेटी का भी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल आगे करेंगे, कल कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, मतलब बना के खत्म कर देंगे। और